मैं सारिका जैन आप सभी का अपने एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करती हूँ। सभी दर्शकों को मेरा जय जिनेंद्र। आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है ज्योतिषी ग्रह। क्या आप जानते हैं कि जैन धर्म के अनुसार ज्योतिषी ग्रह कौन कौन से होते हैं और ये कहाँ पर स्थित हैं, और जैसे हमें ये दिखाई देते हैं क्या ये वैसे ही हैं? तो चलिए आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि ज्योतिषी ग्रह कौन कौन से होते हैं और ये कैसे होते हैं। जैन धर्म के अनुसार देव 4 प्रकार के होते हैं: भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष और वैमानिक। उसमें से भी ज्योतिषी जो देव होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं: सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। ज्योतिष का अर्थ है ज्योतिर्मय पदार्थ। ये ज्योतिषी देव विशेष आभा से युक्त होते हैं, अर्थात ये ज्योतिषी देवों के जो विमान होते हैं वो विशेष आभा वाले होते हैं, इसलिए इन देवों का नाम ज्योतिष्क देव है। जितना भी ज्योतिष मंडल हमें आकाश में दिखाई देता है वह इन ज्योतिषी देवों के विमान होते हैं, अर्थात उनके रहने का स्थान होता है। सूर्य, चंद्र और तारे हमें अन्य ग्रहों की अपेक्षा अपने डेली के जीवन में दिखाई देते हैं। यह उन ज्योतिषी देवों के विमानों का बाह्य आकार है जो कि अर्ध गोलाकार होता है। जैसे किसी गेंद या तरबूज को यदि बीच में से काट दिया जाए तो हमें जो आकृति प्राप्त होती है वही अर्ध गोलाकार की आकृति इन देवों के विमानों की होती है। हमें तो उसका सिर्फ निचला सरफेस ही दिखाई देता है, क्योंकि उसके ऊपरी हिस्से में इन ज्योतिषी देवों के बड़े बड़े भवन या आवास बने होते हैं। अब ये ज्योतिषी देवों के जो विमान हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, उसको जानने के लिए हमें 3 लोक के बारे में थोड़ा सा जानना होगा कि आखिर ये तीनों लोकों में कहाँ पर स्थित हैं। 3 लोक की जो ऊंचाई है वह 14 राजू प्रमाण है और इसकी जो मोटाई है वह 7 राजू प्रमाण है। मैं आपको बता दूं कि एक राजू असंख्यात योजनों का होता है। यह 3 लोक 3 भागों में विभक्त है। इसका नीचे का भाग अधोलोक कहलाता है जिसमें नरकों की व्यवस्था है, और इसका ऊपर का भाग ऊर्ध्वलोक कहलाता है जिसमें स्वर्ग से लेकर सिद्ध शिला तक की व्यवस्था है, और मध्यलोक वह है जहाँ पर हम मनुष्य रहते हैं। अधोलोक की जो ऊंचाई है वह 7 राजू प्रमाण है और ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई है वह भी 7 राजू प्रमाण है। अधोलोक में तल भाग की जो चौड़ाई है वह 7 राजू प्रमाण है और यह चौड़ाई घटते घटते मध्य लोक तक 1 राजू रह गई है, और यह मध्य लोक से बढ़ते बढ़ते 5वें ब्रह्म स्वर्ग तक 5 राजू हो गई है, और 5वें ब्रह्म स्वर्ग से फिर से घटते घटते सिद्ध शिला तक यह 1 राजू हो गई है। इस प्रकार यह लोक कमर पर हाथ रखकर पैर को फैलाए हुए एक पुरुष के समान दिखाई देता है। 3 लोक के बीच में 1 राजू चौड़ी और 14 राजू ऊंची, अर्थात अधोलोक से लेकर ऊर्ध्वलोक तक एक तृष्णाली पाई जाती है। इस तृष्णाली में तृषजीव अर्थात द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के समस्त जीव पाए जाते हैं। अधोलोक में 7 पृथ्वियां पाई जाती हैं: रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। इसमें जो रत्न प्रभा पृथ्वी है वह 3 भागों में विभक्त है: पहला खर भाग, दूसरा पंख भाग और तीसरा बहुल भाग। इन तीनों भागों का जो विस्तार है वो क्रमशः 16,000, 84,000 और 80,000 योजन है। इस प्रकार जो रत्न प्रभा पृथ्वी है वह 1,80,000 योजन मोटी है। रत्न प्रभा पृथ्वी का जो पहला भाग है वह है खर भाग, और यह खर भाग 16,000 योजन मोटा है, और यह खर भाग 16 प्रकार की भूमियों में बटा हुआ है जो कि 1,000 योजन मोटी हैं। इसमें सबसे पहली चित्रा भूमि है जो कि मध्य लोक के सबसे समीप है। इसकी भूमियों के नाम हैं चित्रा,
बज्रा, बैडूरिया, अंजन, अंजन मूलिका, प्रवाला, गोमेदा इत्यादि प्रकार की 16 भूमियां हैं। इसमें जो पहली भूमि है वह है चित्रा भूमि, जो कि मध्यलोक के सबसे समीप है। इस भूमि में विभिन्न वर्णों से युक्त सोना, चांदी, वज्र, लोहा, शीशा, बालू, विभिन्न प्रकार की मणियां, गेरू, चंदन और विभिन्न प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं, इसलिए इस भूमि का नाम चित्रा है। इसी चित्रा भूमि के ठीक ऊपर मध्यलोक है और इस मध्यलोक का जो विस्तार है वह एक राजू प्रमाण है। इस मध्यलोक के अंतर्गत 45 लाख योजन प्रमाण वाला अति गोल मनुष्य लोक है। इस मनुष्य लोक की जो ऊंचाई है वह 1 लाख योजन है। इस मनुष्य लोक को हम ढाई द्वीप भी कहते हैं। इस ढाई द्वीप के अंतर्गत जम्बू द्वीप, धाकी खंड द्वीप, पुष्कर द्वीप का आधा द्वीप, पुष्करार्ध द्वीप और लवण समुद्र और कालोदरी समुद्र आते हैं, इसलिए इस द्वीप का नाम ढाई द्वीप है। इस 45 लाख योजन प्रमाण विस्तार वाले मनुष्य लोक के बीच में जम्बू द्वीप है, जो कि 1 लाख योजन व्यास वाला गोलाकार है। इस जम्बू द्वीप को चारों ओर से घेरने वाला चूड़ी के सदृश आकार वाला 2 लाख योजन का लवण समुद्र है और इन दोनों को चारों ओर से घेरने वाला धाकी खंड द्वीप है, जिसका कि विस्तार 4 लाख योजन है और इन तीनों को चारों ओर से घेरने वाला कालोदरी समुद्र है, जिसका कि व्यास 8 लाख योजन है और इन 2 द्वीपों को और इन 2 समुद्रों को चारों ओर से घेरने वाला पुष्कर द्वीप अर्थात पुष्करार्ध द्वीप है, जो कि 16 लाख योजन विस्तार वाला है। इस पुष्करार्ध द्वीप के बीचों बीच मानुषोत्तर पर्वत है और मनुष्य लोक की सीमा इस मानुषोत्तर पर्वत तक ही सीमित है। इस प्रकार यह मनुष्य लोक या ढाई द्वीप 45 लाख योजन विस्तार वाला है। 1 लाख योजन विस्तार वाले जम्बू द्वीप के ठीक बीचों बीच सुमेरु पर्वत है, जिसकी की ऊंचाई 1 लाख योजन है। इसकी पृथ्वी पर चौड़ाई 10,000 योजन है और इसकी पृथ्वी पर नींव 1,000 योजन है और इसकी चूलिका 40 योजन की है। यह जम्बू द्वीप 7 क्षेत्रों में विभाजित है: भरत, ऐरावत, हरि, रम्यक, विदेह, हेमवत, हिरण्यवत आदि। और ये सारे क्षेत्र इन 6 पर्वतों से विभाजित हैं: हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। चूंकि मध्यलोक 1 राजू चौड़ा है और इसकी ऊंचाई 1 लाख योजन मानी जाती है और जो जम्बू द्वीप है उसमें सुमेरु पर्वत की जो ऊंचाई है वह भी 1 लाख योजन है। तो हमारे ज्योतिष मंडल का जो प्रारंभ है वह अधोलोक में सबसे पहली जो चित्रा भूमि है वहाँ से लेकर 790 योजन ऊपर से प्रारंभ होता है। इसका अर्थ यह है कि इन ज्योतिषीय देवों का जो स्थान है वह मध्यलोक ही है, अर्थात सुमेरु पर्वत से बहुत नीचे है इनका स्थान। इस संपूर्ण मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं, जो एक दूसरे को चारों ओर से वेष्टित करके घेरे हुए हैं। हम जिस ढाई द्वीप के अंतर्गत रहते हैं वहाँ पे 2 या 4 चंद्रमा या सूर्य नहीं, बल्कि 132 सूर्य और 132 चंद्रमा हैं। अर्थात जितने चंद्रमा होंगे उतने ही सूर्य होंगे। जैसे कि जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा है तो 2 सूर्य हैं। लवण समुद्र में 4 चंद्रमा है तो 4 सूर्य हैं। धाकी खंड द्वीप में 12 चंद्रमा है और 12 सूर्य हैं। कालोदरी समुद्र में 42 चंद्रमा है और 42 ही सूर्य हैं और पुष्करार्ध द्वीप में 72 चंद्रमा है और 72 सूर्य हैं। इस प्रकार संपूर्ण ढाई द्वीप में 132 चंद्रमा और 132 सूर्य हैं।
इस प्रकार संपूर्ण मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्रों में असंख्यात ज्योतिषी देव के विमान फैले हुए हैं। मध्यलोक के अंतर्गत ज्योतिष मंडल में कौन सा तारा, कौन सा ग्रह और कौन सा विमान कितनी दूरी पर है, यह नाप हम अधोलोक की चित्रा भूमि से नापते हैं, क्योंकि यह अत्यंत समतल भूमि है और हमारी जो पृथ्वी है वह कहीं ऊंची है, कहीं नीची है। इसलिए ज्योतिष मंडल की दूरी यहाँ से मापना मुश्किल है। इसलिए चित्रा भूमि से इसका माप नापा जाता है। चित्रा भूमि से 790 योजन ऊपर ताराओं का ज्योतिष मंडल प्रारंभ होता है। उसके पश्चात 10 योजन ऊपर सूर्य का विमान है और उसके 80 योजन ऊपर चंद्रमा का विमान है, अर्थात चंद्रमा समतल भूमि से 35 लाख मील दूर है। जबकि आज के विज्ञान के अनुसार पहले चंद्रमा है, उसके पश्चात सूर्य आता है और इतनी दूरी तक तो आज भी कोई पहुंचा नहीं। उनका जो कहना है कि हम चंद्रमा पर पहुंच कर आए हैं, नहीं, वह चंद्रमा पर नहीं, किसी अन्य क्षेत्र में होकर आए हैं, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य के विमानों तक तो पहुंचना संभव ही नहीं है। और चंद्रमा से 4 योजन ऊपर नक्षत्र मिलेंगे और इसके 4 योजन ऊपर बुध ग्रह के विमान हैं और इसके 3 योजन ऊपर शुक्र ग्रह के विमान हैं और इसके 3 योजन ऊपर गुरु ग्रह के विमान हैं और इसके 3 योजन ऊपर मंगल ग्रह के विमान हैं और इसके 3 योजन ऊपर शनि ग्रह के विमान हैं। इस प्रकार तारों से शुरू होकर शनि ग्रह तक की यह 110 योजन की पट्टी है और यह 110 योजन की जो पट्टी है वह मध्यलोक में अंतिम समुद्र स्वयंभू रमण तक फैली हुई है। सूर्य और चंद्रमा तो एक प्रकार के विमान हैं और इसके अंतर्गत ज्योतिषीय देव रहते हैं। इन देवों के लिए इन विमानों के अंतर्गत नाट्यशाला, रंगशाला और नृत्यशाला तो होती ही है, साथ में इन विमानों के बीचों बीच एक जिन मंदिर भी होता है जिसमें देव नित्य पूजा करते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये सभी विमान भ्रमण करते हैं, परंतु ये अपने आप भ्रमण नहीं करते, बल्कि इनको खींचने वाले भी देव होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के लिए चारों दिशाओं में 4-4 हजार देव होते हैं, अर्थात 16,000 देव इन सूर्य चंद्रमा के विमानों को भ्रमण करवाते हैं। और इनको भ्रमण करवाने के लिए इनकी अलग अलग गलियां हैं जिनको हम वीथियां कहते हैं। सूर्य के लिए 184 गलियां हैं और चंद्रमा के लिए 15 गलियां हैं। सूर्य के विमान या चंद्रमा के विमान को खींचने के लिए पूर्व दिशा के जो देव हैं वह सिंह की आकृति वाले होते हैं और पश्चिम में बैल की आकृति वाले होते हैं और उत्तर में अश्व की आकृति वाले होते हैं और दक्षिण में गज की आकृति वाले देव इन विमानों को खींचते हैं। इसी प्रकार ग्रहों के विमान को खींचने वाले 8,000 देव होते हैं, नक्षत्रों को खींचने वाले 4,000 देव होते हैं और तारों के विमानों को खींचने वाले 2,000 देव होते हैं। हम सभी जिस क्षेत्र में रहते हैं वह जम्बू द्वीप है और हम जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में रहते हैं और जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं और 2 चंद्रमा हैं। इन 2 सूर्य और 2 चंद्रमा का परिभ्रमण इस प्रकार से होता है कि जिस गली में एक सूर्य और एक चंद्रमा होता है उसकी अपोजिट साइड में दूसरा सूर्य और दूसरा चंद्रमा होता है। जैसे यदि पहले दिन हमें जो सूर्य दिखाई देता है उसके दूसरे दिन दूसरा सूर्य आता है और तीसरे दिन फिर वही सूर्य दिखाई देता है जो हमें पहले दिखाई दिया था और चौथे दिन दूसरे दिन वाला सूर्य आता है। इस प्रकार से कंटिन्यूअस इनका रोटेशन चलता रहता है। जिस समय भरत क्षेत्र में एक सूर्य और चंद्रमा दिखाई देते हैं उसी समय पर वह दूसरे सूर्य और चंद्रमा ऐरावत क्षेत्र में होते हैं और कंटिन्यूअस इनका रोटेशन या परिभ्रमण चलता रहता है और हम पृथ्वीवासियों को यह समझ नहीं आता कि हम कौन सा सूर्य और कौन सा चंद्रमा देख रहे हैं, बल्कि हम अल्टरनेट एक दूसरे सूर्य और एक दूसरे चंद्रमा को देखते हैं।
और इनका जो परिभ्रमण है वह इसी प्रकार से अनादिकालीन चलता आ रहा है और चलता रहेगा। इसमें किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं हो सकता, क्योंकि ये सभी विमान अकृत्रिम हैं, इनको किसी ने बनाया नहीं है। इसीलिए ये अनादिकालीन व्यवस्था है और इसी प्रकार से अनादिकालीन व्यवस्था चलती रहती है और चलती रहेगी। चंद्रमा के विमान के ठीक 4 अंगुल नीचे राहु का विमान होता है। हम जानते हैं कि चंद्रमा के भ्रमण करने के लिए 15 गलियां होती हैं और राहु का विमान इन 15 गलियों में प्रतिदिन उसकी एक एक कला को ढकता चला जाता है। और हम जानते हैं कि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं और 15वें दिन वह 15 कलाओं को पूर्ण रूप से ढक लेता है और एक कला शेष रह जाती है, तब वह दिन अमावस्या का होता है। इसके पश्चात राहु की उल्टी चाल शुरू हो जाती है और वह 15 दिन तक लगातार चंद्रमा की 15 गलियों में उसकी एक एक कला को छोड़ते हुए चलता है और पूर्णिमा के दिन वह संपूर्ण रूप से 15 कलाओं को छोड़ देता है और इस प्रकार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का विभाजन हो जाता है। 6 मास में जब चंद्रमा के विमान को राहु का विमान पूर्ण रूप से पूर्णिमा के दिन ढक लेता है तो वह दिन चंद्र ग्रहण का होता है। उसी प्रकार सूर्य के विमान के नीचे केतु का विमान है और जब 6 मास में केतु का विमान सूर्य के विमान को अमावस्या के दिन पूर्ण रूप से ढक लेता है तो वह दिन सूर्य ग्रहण का होता है। वैसे तो हमें सूर्य बहुत प्रभाववान दिखाई देता है, परंतु हमेशा जैन धर्म में चंद्रमा को इंद्र माना गया है। इंद्र के परिवार में अर्थात चंद्र के परिवार में कुछ ग्रह नक्षत्र और तारे होते हैं, जैसे कि एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य होता है, 88 ग्रह होते हैं, 28 नक्षत्र होते हैं और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। ये सभी विमान मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए चलते हैं और मनुष्य लोग या 2.5 द्वीप में ही इन विमानों की गति नित्य है। इसके बाहर के विमान कुछ तो स्थिर हैं और कुछ गतिशील है। यहीं के विमानों के आधार पर दिन रात का क्रम चलता है और दिन रात छोटे या बड़े भी होते हैं और 6 माह में अयन भी बदलते हैं, जैसे कि दक्षिणायन और उत्तरायण। जम्बूद्वीप का सूर्य जब भ्रमण करता है तो उसके भ्रमण की गलियां 184 हैं और इन 184 गलियों में वह कुछ तो जम्बूद्वीप में कवर करेगा और कुछ लवण समुद्र में कवर करेगा। अर्थात उसकी कुछ गलियां जम्बूद्वीप में हैं और उसकी कुछ गलियां लवण समुद्र में भी हैं। जब वह जम्बूद्वीप में भ्रमण करता है तो वह सुमेरु पर्वत से 1121 योजन दूर रहकर भ्रमण करता है। यहाँ से उसकी पहली गली प्रारंभ होती है और यह उसकी पहली गली मतलब अभ्यंतर गली कहलाती है। यहीं से उसका 4 क्षेत्र शुरू होता है। 4 क्षेत्र मतलब सूर्य के गमन करने का स्थान। सूर्य जब अपनी पहली गली या अभ्यंतर गली में होता है तब दिन 18 मुहूर्त के होते हैं और रातें 12 मुहूर्त की होती हैं, अर्थात दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। और जब सूर्य अपनी बाएं बीथी अर्थात लवण समुद्र में गमन करता है तब दिन 12 मुहूर्त के और रातें 18 मुहूर्त की होती हैं, अर्थात दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं। इस प्रकार से दक्षिणायन और उत्तरायण का क्रम चलता रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं। जम्बूद्वीप में जिस प्रकार से काल का विभाजन होता है, जैसे कि सर्दी गर्मी ऋतुओं का विभाजन, समय का विभाजन, दक्षिणायन उत्तरायण का जो क्रम चलता है, उसी के अनुसार पूरे विश्व में काल का विभाजन माना जाएगा। अर्थात हम पूरे विश्व में कहीं पर भी रहें तो काल की गणना यहीं के जम्बूद्वीप के सूर्य चंद्रमा के आधार पर की जाएगी। यहाँ तक कि देवों के यहाँ दिन रात की जो गणना होती है वो यहीं के सूर्य और चंद्रमा के आधार पर की जाती है, क्योंकि देवों के यहाँ तो दिन रात होता ही नहीं।
वहाँ तो वातावरण पूर्णतः जगमगाता हुआ रहता है और ये ज्योतिष के देवों के जो विमान हैं वह मध्य लोक में बहुत नीचे हैं और जो वैमानिक देव होते हैं वो ऊर्ध्व लोक में होते हैं। उन तक सूर्य चंद्रमा का प्रकाश तो पहुंचता ही नहीं, इसलिए उनकी उम्र का ज्ञान, दिन रात की गणना का ज्ञान वह जम्बू द्वीप के सूर्य चंद्रमा के आधार पर ही करते हैं। और नरक में भी जिस जीव ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया है उसको वहाँ पर 6 माह पहले से ही एक सुविधा प्रदान की जाती है। उसके लिए वज्र कपाट का वातावरण तैयार किया जाता है और वे 6 महीनों का जो गणना है वो यहीं के सूर्य चंद्रमा के आधार पर की जाती है। सूर्य और चंद्रमा के जो विमानों की ऊंचाई है वह 7 धनुष होती है, अर्थात 28 हाथ होती है, क्योंकि एक धनुष में 4 हाथ होते हैं। और इन दोनों की जो किरणें हैं अर्थात सूर्य और चंद्रमा की जो किरणें हैं वो 12-12 हजार होती हैं। मैं आपको बता दूं कि सूर्य की किरणें इतनी प्रज्वलित और तेज क्यों होती हैं और चंद्रमा की किरणें इतनी शीतलता भरी क्यों होती हैं, क्योंकि सूर्य के बिंब में आताप नाम करके पृथ्वी का एक जीव बहुतायत में पाए जाते हैं और इनकी जो आभा होती है वह बहुत उष्ण होती है। इसलिए हमें जो सूर्य का सरफेस दिखाई देता है उसमें उनकी जो किरणें निकलती हैं बहुत प्रज्वलित और उष्णता भरी होती हैं। और चंद्रमा की जो बिंब है उसमें उद्योत नाम कर्म के पृथ्वी का एक जीव पाए जाते हैं और उनकी जो आभा होती है वह बहुत शीतल होती है, जिसके कारण चंद्रमा में अत्यंत शीतलता होती है। उसकी जो किरणें होती हैं वो अत्यंत शीतल होती हैं। इसके अलावा सभी ग्रह, नक्षत्र और तारों में भी पृथ्वी का एक उद्योत नाम कर्म के जीव पाए जाते हैं, जिसके कारण इनकी जो किरणें हैं वह मंद हैं। सिर्फ शुक्र को एक चमकीला तारा कहा जाता है, इसी कारण इसकी जो किरणें हैं वह 2500 हैं, अर्थात 2500। तारे भी 2 तरह के होते हैं, एक तो गतिशील तारे होते हैं और दूसरे स्थिर तारे होते हैं। और जो स्थिर तारे होते हैं उन्हें ध्रुव तारा कहते हैं और जम्बू द्वीप में 36 ध्रुव तारे हैं और ये ध्रुव तारे सदा स्थिर रहते हैं। यदि हम पृथ्वी को घूमता हुआ स्वीकार करते हैं तो इन ध्रुव तारों की पोजीशन भी चेंज होनी चाहिए, परंतु हमारे हिसाब से पृथ्वी घूम रही है, परंतु ध्रुव तारा तो हमें रोज ही रात में स्थिर दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर है, वह घूमती नहीं है, क्योंकि यदि वह घूमेगी तो ध्रुव तारे की पोजीशन भी चेंज होनी चाहिए। इसके अलावा सूर्य, चंद्रमा तो हमें प्रतिदिन घूमते हुए दिखाई देते हैं, परंतु पृथ्वी हमें घूमती हुई कभी दिखाई नहीं देती और जो प्रत्यक्ष दिखता है वह सर्वथा असत्य नहीं होता। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी कभी अपनी धुरी पर नहीं घूमती, पृथ्वी स्थिर है और सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे यही 5 ज्योतिष के देव गतिशील हैं। और ये बात भी सर्वथा असत्य है कि सूर्य की जो आग है वो कुछ सालों में ठंडी हो जाएगी, क्योंकि ये जो सूर्य है वह एक अनादि और अकृत्रिम विमान है, तो इसका तो कभी नाश हो ही नहीं सकता। और इसमें जो आताप नाम कर्म के पृथ्वी का एक जीव उत्पन्न होते हैं वह सदा से ही उत्पन्न होते चले आ रहे हैं और उत्पन्न होते रहेंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने वाली। इसके अलावा उसमें जो इंद्र आदि देव रहते हैं उनकी आयु जरूर फिक्स होती है, जैसे कि सूर्य और चंद्रमा की जो आयु है वह एक पल से कुछ अधिक होती है। इसके अलावा अन्य ग्रह, नक्षत्र और तारों की जो आयु है वह किसी की आधा पल्ले है, किसी की 1/4 पल्ले है। आप सभी दर्शकों को सूर्य और चंद्रमा के बारे में मैंने जो जानकारी दी, यदि आपको वो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही कुछ रोचक वीडियोस के साथ मैं फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। सभी को मेरा जय जिनेंद्र।